प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है बच्चों, ये इसका होता है कलरलेस विद पंजेंट स्मेलिंग, ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग, कलरलेस विद पंजेंट स्मेलिंग आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका गैस होता है। कलरलेस विद पंजेंट स्मेलिंग गैस होगा बच्चों ये आपका, ठीक है। विद सफोकेटिंग ऑर्डर, विद सफोकेटिंग ऑर्डर, मतलब सफोकेटिंग ऑर्डर के थ्रू होगा बच्चों ये आपका। बात क्लियर है। सेकंड पॉइंट इस चीज का समझो, सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये आपका क्या होगा, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये आपका हाईली सोल्यूबल इन वाटर होगा। थर्ड आपका क्या होगा बच्चों, थर्ड आपका यहां पर होगा कैन बी लिक्विफाइड एट प्रेशर 2 atm, मतलब 2 atm प्रेशर पे ये इसको हम लिक्विफाइड कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए और इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता, फिर भी इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। SO2 का स्मेल आपका क्या होता है, कलरलेस विद पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट स्मेल मतलब इस तरीके का स्मेल अगर हम इस गैस को सूखेंगे तो हमें मतलब सफोकेटिंग सा फील होगा, तो इस वजह से इसका इस तरीके से स्मेल होता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखो इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा क्या होगा बच्चों, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर SO2 को अगर मैं H2O के अंदर रखूं, SO2 की रिएक्शन अगर मैं H2O के साथ कराऊं तो क्या बनेगा, SO3 बनाएगा, सॉरी H2SO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2SO3 बनाएगा। H2SO3 मतलब सल्फ्यूरस एसिड बना देगा। आप देखो सल्फ्यूरस एसिड है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड सल्फ्यूरस ऑक्साइड, एनहाइड्राइड सल्फ्यूरस ऑक्साइड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी इतना टिपिकल टॉपिक नहीं है बच्चों ये, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम समझते हैं, रिएक्शन विद अल्कली, मतलब अल्कली के साथ आपका किस तरीके से रिएक्शन करेगा उसको हम समझते हैं, देखते हैं एक एक करके। तो देखते हैं थोड़ा ध्यान से। रिएक्शन विद अल्कली मतलब NaOH KOH मतलब OH माइनस मीडियम के साथ, ठीक है। अल्कली के साथ रिएक्शन किस तरीके से करेगा बच्चों, सिंपल समझना है। देखो SO2 की रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बना लेगा, यहाँ पर Na2SO3 और साथ में आपका H2O रिमूवल करेगा। क्या करेगा, Na2SO3 साथ में आपका H2O, ठीक है। फिर मैंने इसी Na2SO3 की रिएक्शन अगर मैंने SO2 और H2O में फिर डाल दिया तो आपका क्या बना लेगा बच्चों, ये NaHSO3 प्लस H2O। अब आपको मैं एक और इसका एग्जाम्पल नंबर 1 ये समझ लो, ठीक है। फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा जो आपको फटाफट याद आ जाएगा, ठीक है। SO2 को अगर मैंने लाइम के साथ गर्म किया, ठीक है, लाइम के साथ गर्म किया तो क्या होगा, CaSO3, ठीक है, CaSO3 बना लेगा, CaSO3 बना लेगा और साथ में आपका H2O निकाल देगा। देन आफ्टर CaSO3 की रिएक्शन अगर मैंने SO2 और H2O के साथ फिर से मैंने करा दिया तो यहाँ पर CaHSO3 और H2O। अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा CO2 की रिएक्शन अगर मैंने CaOH के होल ट्वाइस के साथ कराया, मतलब लाइम वाटर के साथ कराया तो यहाँ पर क्या बनता है, CaCO3 बन जाता है और साथ में आपका H2O रिमूव होता है, जो कि आपका मिल्की वाइट कलर का होता है, हाँ मिल्की वाइट कलर का होगा। देखो अब देखो CaCO3 को फिर से मैंने CO2 और H2O में डाला तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और साथ में आपका H2O रिमूवल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मिल्कीनेस खत्म कलर खत्म आपका हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाएगा। मिल्कीनेस कलर आपका
क्या होगा, डिसअपियर। तो इसी तरीके से SO2 का यहाँ पर मिल्की कलर आएगा, फिर इसका मतलब एक्सेसिव अमाउंट में करेंगे तो यहाँ पर आपका बाइकार्बोनेट या फिर बाइसल्फाइड बनके मिल्कीनेस कलर डिसअपियर होगा। तो इस रिएक्शन से हम क्या याद रख सकते हैं, हम इस रिएक्शन को भी याद रख सकते हैं, दोनों रिएक्शन सिमिलर है। अगर ये याद है तो इसका भी रिएक्शन सिमिलर होगा। तो रिएक्शन ऑफ SO2 इज सिमिलर टू CO2 विद अल्कली, मतलब अल्कली के साथ दोनों का रिएक्शन आपका क्या होता है बच्चों, सिमिलर होता है। इस चीजों को, दोनों रिएक्शनों को आप अभी से ध्यान रखो। ये मैं आपको यहाँ ये वाली रिएक्शन में एक तो कार्बन फैमिली में भी पढ़ाने वाला हूँ और एक मैं आप लोगों को S ब्लॉक में भी पढ़ाने वाला हूँ, तो दोनों अभी से याद रखो, ठीक है। CO2 का टेस्ट के लिए भी रिएक्शन काम में आता है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है और ये अक्सर पूछते हैं, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। और वैसे भी क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में आप लोगों ने इस रिएक्शन को 100% पढ़ा होगा। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट पेज पे वहां पर आपका दिया होता है एक इंडेक्स के फॉर्म में, तो उस तरीके से आप वहां पर भी इस रिएक्शन को देख सकते हो, ठीक है। अब रिएक्शन विद O2 ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है। SO2 की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ कराया, ये एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन होता है V2O5 प्लेटिनम के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन होगा बच्चों। यहाँ पर प्लेटिनम कैटलिस्ट और V2O5 दोनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट ला सकते हैं, तो SO3 बनेगा। अब बात ये है कि ये आपका रिवर्सिबल है, यहाँ पर 2 बैलेंस हो गया। अब ये आपका हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो मैंने आपको बताया था कि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमेशा मुझे क्या चाहिए, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। अब आज से एक चीज ध्यान रख लो, अगर डेल्टा H की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव होती है तो HPLT, अगर डेल्टा H की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव होती है देन LPHT, ठीक है। अब मैं आपको इसको आप एक ध्यान रखो, अगला अपने आप ये याद होगा। डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, आप लोग, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले की क्लासों में मैंने इस तरीके के रिएक्शन को एक्सप्लेन की क्या हुआ है। सो अगर आप उससे एक्सप्लेन करके देखना चाहते हो तो आप लोग उससे एक्सप्लेन करके देखो, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद Cl2, मतलब Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन। तो देख लेते हैं Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं रिएक्शन विद Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन क्या होगी। देखो SO2 की रिएक्शन अगर मैंने Cl2 के साथ करा दिया तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, चारकोल के प्रेजेंस में, सॉरी किसके प्रेजेंस में, चारकोल के प्रेजेंस में SO2Cl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड बन जाएगा आपका, ठीक है। आई होप सो कि ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर SO2 हैज रिड्यूसिंग कैरेक्टर, क्योंकि S का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 4 है तो ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा, मतलब अपने आप को ऑक्सीडाइज कराएगा। जब ये अपने आप को किसमें, +6 में, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट करना चाहेगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये अपने आप में क्या रखता होगा बच्चों, रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, it can reduce many compound, इसको रब कर देता हूं ताकि आपको और क्लियरली हो जाए। it can reduce many compound like K2Cr2O7, KMnO4 और Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। इन सबको ये आपका रिड्यूस करेगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से करता है। अगर मैंने K2Cr2O7 की रिएक्शन SO2 के प्रेजेंस में H2SO4 मतलब ये आपका डाइल्यूट मीडियम में मैंने ले लिया,
नाउ अब क्या होगा, यहाँ से आपका K2SO4 सॉरी K2SO4 बन जाएगा, साथ में आपका क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर Cr2SO4। अब इसका कलर आप लोग बताओगे, इसका कलर होगा ग्रीन, ये मैं बता दिया। इसका कलर आपका क्या होगा, ऑरेंज कलर। तो यहाँ पर कलर भी चेंज हो रहा है, देखो कलर भी इजिली चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ इसको क्या करेंगे बच्चों, H2O बन जाएगा। सेकंड इसी की तरह रिएक्शन है KMnO4 का कलर क्या होता है बच्चों, पर्पल कलर होगा, ठीक है। SO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे H2SO4। अगर मैंने डाइल्यूट मीडियम ले लिया तो इसको गर्म करने पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर K2SO4 बन जाएगा और MnSO4 बन जाएगा। और MnSO4 का कलर क्या होगा, कलरलेस। MnSO4 का कलर क्या होगा, कलरलेस, और साथ में H2O बन जाएगा। सिमिलरली रिएक्शन है आपकी कौन सी, Fe2SO4 होल थ्राइस के साथ अगर मैंने SO2 का रिएक्शन कराया तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर SO3 में कन्वर्ट होगा और साथ में FeSO4 निकाल देगा। यहाँ पर देखो FeSO4 और साथ में SO3 का। अब Fe+2 का कलर क्या होता है बच्चों, ग्रीन कलर होता है, और Fe2 का क्या होता है, ब्राउन कलर। कौन सा कलर होता है, ब्राउन रेड कलर, ठीक है। Fe+3 का कलर हमेशा क्या होगा, ब्राउन रेड, और Fe+2 का कलर क्या होगा बच्चों, आपका ग्रीन, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। ब्राउन रेड कलर का मतलब आप लोग याद कर सकते हो कि जब मेरा आयरन है उसको मैं एयर और वाटर के प्रेजेंट में रखता हूं तो उसके ऊपर ब्राउन रेड कलर के लेयर जम जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ये आपका रस्ट का ही तो हो गया, Fe+3 आपका रस्ट में ही तो होता है, इसीलिए इसका कलर क्या हो जाता है बच्चों, ब्राउन रेड। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से याद रख सकते हो, काफी इजी है। बस इसमें आप लोगों को अभी से ही थोड़ी बहुत अगर आप लोग रिएक्शन याद करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों को आगे जाके काफी बेनिफिट मिलने वाला है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से काफी हद तक आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को धीरे धीरे करके याद करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, अब देखो बच्चों यहाँ पर ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मतलब इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर होने की वजह से ये आपका क्या होता है बच्चों, ब्लीचिंग एक्शन भी शो करेगा। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ब्लीचिंग एक्शन भी शो करेगा। और ब्लीचिंग एक्शन कैसे शो करेगा समझना, यहाँ पर SO2 की रिएक्शन जैसे ही मैंने H2O के साथ कराया तो यहाँ पर H2S ना, यहाँ पर तो बनेगा, तो यहाँ पर SO3 बना दो और साथ में नेसेंट वो हाइड्रोजन, यही आपके ब्लीचिंग एक्शन के फॉर्म में काम आएगा, ठीक है। यही आपके ब्लीचिंग एक्शन के फॉर्म में काम आएगा। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू जब हम ब्लीचिंग एक्शन करते तो वो क्या होता है, टेम्पररी। क्या होता है एक्चुअली में, जो आपका ब्लीचिंग प्रोडक्ट बनता है, जो आपका ब्लीचिंग प्रोडक्ट बनेगा, ब्लीचिंग प्रोडक्ट को अगर मैंने एयर में रख दिया वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फिर से ऑक्सीडाइज होने की वजह से ये आपका क्या शो करेगा, शो टेम्पररी ब्लीचिंग। ये टेम्पररी ब्लीचिंग को शो करेगा। बात क्लियर है बच्चों, टेम्पररी ब्लीचिंग मतलब जब भी ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो टेम्पररी ब्लीचिंग और ऑक्सीडाइजिंग होगा तो परमानेंट ब्लीचिंग। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझो। अब देखो यूज ऑफ SO2 का यूज क्या होगा बच्चों, सबसे पहला जो यूज होगा SO2 का वो क्या होगा, प्रिजर्वेटिव फॉर जैम एंड जेलीज, ठीक है। सेकंड आपका क्या होगा, ध्यान से, यूज्ड फॉर प्रिपेयर्ड H2SO4, ठीक है, NaHSO3, ठीक है। और भी हम बोल सकते हैं, इतना काफी ज्यादा यूज होता है Na2SO3 इन सब के प्रिपरेशन के लिए। अब लिक्विड SO2, ध्यान से समझना, लिक्विड SO2 यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ये लिक्विड SO2 को हम एज अ रेफ्रिजरेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा क्या बच्चों, ये हमारा था SO2 के बारे में। इस चैप्टर में SO2 के बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चों, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कि हमको किस तरीके से इस चैप्टर में डील करना है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले की केमिकल की H2SO4 की। नेक्स्ट केमिकल हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर H2SO4। तो देख लेते हैं नेक्स्ट केमिकल H2SO4। जनरली हम H2SO4 को बच्चों हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। जनरली H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, किंग ऑफ केमिकल। तो देख लेते हैं, जनरली H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, किंग ऑफ केमिकल। तो देखते हैं एक एक करके ध्यान से। H2SO4, ठीक है, इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल बोलने का रीजन क्या है बच्चों, ये बहुत सारे इंडस्ट्री में मतलब बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के साथ ये आपका रिएक्शन करता है। जब ये बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, किंग ऑफ केमिकल। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझो, ध्यान रखो। दिस इज द ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ये आपका सल्फर का क्या होगा बच्चों, ऑक्सी एसिड होगा। तो सबसे पहले हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला जो सल्फर का ऑक्सी एसिड होगा वो क्या है बच्चों, आपका H2SO3। इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड। मतलब क्या बोलेंगे, SOH डबल बॉन्ड O। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सल्फ्यूरस एसिड। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4। ठीक है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, +4। सेकंड जो आपका है वो आपका क्या होगा, H2S2O4। मतलब क्या होगा बच्चों, सिंपल बोल सकते हैं, डाइथायोनस एसिड। डाइथायोनस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपसे पूछ सकता है। डाइथायोनस एसिड मतलब SSOH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका देखो दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसकी वजह से प्लस, यहाँ पर हो जाएगा +3। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, +3। थोड़ा ध्यान रखो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड में जो बताने जा रहा हूँ बच्चों, थर्ड आपका क्या है, H2SO4। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, OH डबल बॉन्ड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों, +6। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों, यहाँ पर इसका +6। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर डाइथायोनिक एसिड। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, फोर्थ डाइथायोनिक एसिड आपका क्या होगा बच्चों, देखो H2S2O6। मतलब कैसे, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर S, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +5। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बच्चों, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे होगा, अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ। देखो इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पर -1, सब में सिमिलर होगा। इस बॉन्ड की वजह से -1, इस बॉन्ड की वजह से +1, इस बॉन्ड की वजह से यहाँ -1, यहाँ +1, इस बॉन्ड की वजह से यहाँ +1, इस बॉन्ड की वजह से यहाँ +1, इस बॉन्ड की वजह से यहाँ +1। क्या इस बॉन्ड की वजह से होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो 0 0, तो टोटल अगर इस पर निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा, +5। इस चीज को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो, काफी सिंपल है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखते हैं और भी एसिड्स के बारे में। ऑक्सी एसिड्स आप लोग अगर स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे तो ऑक्सी एसिड से एक क्वेश्चन जरूर फंसता है, मेडिकल में नहीं तो आपके जेईई मेंस में तो पक्का फंसेगा। एक क्वेश्चन ऑक्सी एसिड से पक्का आएगा, चाहे वो किसी का भी ऑक्सी एसिड हो, वो एज ए केमिकल बॉन्डिंग भी आपको दे सकता है और एज आपके कंपाउंड के मतलब चैप्टर वाइज भी आपको दे सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझना। एक होता है बच्चों आपका पॉलीथायोनिक एसिड। अब समझना पॉलीथायोनिक एसिड क्या होगा बच्चों, देखो H2SnO6। ठीक है, देखो OH S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, यहाँ पर Sn क्या होगा, N-2। मतलब 2 का तो ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा,
2 का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, लेकिन जो बीच वाले होंगे 2 के अलावा, मतलब N-2 सल्फर, N-2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि सारे सल्फर सल्फर। अगर मैं यहां पर ट्राइथायोनिक लिखूंगा तो 3 होंगे, अगर मैं यहां पर टेट्रा लिखूंगा तो सल्फर, बीच में 2 सल्फर, फिर यहां सल्फर, और बीच में दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अगर मैं एज एग्जांपल लिखूं टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड, तो क्या हो जाएगा बच्चों? एस 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 एस, यहां पर डबल बॉन्ड हो, 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 यहां पर OH, यहां पर OH। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, लेकिन इसका +5। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो। पॉली का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप इजीली याद कर सकते हो, इजीली मेमोराइज कर सकते हो। अब यहां से जो अगला एसिड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम आपसे अक्सर पूछ लेता है, विच इज अ कारो एसिड। कारो एसिड क्या होता है वो आपसे अक्सर पूछ लेता है, तो समझना 6 यहां पर H2SO5, H2SO5 को हम क्या बोलेंगे? परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे? परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। अब परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होगा बच्चों? देखो OH इस तरफ, S इस तरफ, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर डबल बॉन्ड OH। देखो परोक्सी लिंकेज आ गया। ड्यू टू द परोक्सी लिंकेज इसका नाम क्या होगा बच्चों? परोक्सो, ठीक है। और इसमें कितने सल्फर है? यहां पर आपके 1 सल्फर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे? मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखो। 7th अगर मैं बोलना चाहूं तो 7th मैंने बोल दिया H2S2O8, मतलब क्या होगा? परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स के बीच परऑक्सी लिंकेज होगा, ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से समझो बच्चों कि परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कैसा होगा? S आपका यहां पर O, यहां पर S, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहां पर भी +6। इसका निकालेंगे तो यहां पर भी +6। कैसे आएगा वो आप लोग अच्छे से जानते हो। यहां पर आपका +5, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर को आप लोग कोशिश करो निकालने की, नहीं आए तो मुझसे डाउट पूछ सकते हो, सर कैसे आया? मैं अभी फिर से बता रहा हूं एक और बार कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे -1 लिखते जाओ, लोअर पे +1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे +1। किस बॉन्ड की वजह से? इस बॉन्ड की वजह से। यहाँ डबल बॉन्ड है तो दूसरे बॉन्ड की वजह से -1 यहाँ, +1 यहाँ, यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ -1 यहाँ +1, टोटल कितने हो गए? 4। यहाँ -1 यहाँ +1, टोटल कितने हो गए? 5। यहाँ -1 यहाँ +1, टोटल कितने हो गए? 6। तो टोटल कितना आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया बच्चों। काफी सिंपल है, ठीक है। इसका नाम होता है बच्चों कारो एसिड। सॉरी, इसका नाम मैंने बताना भूल गया, कारो एसिड। इसका नाम क्या होगा? कारो एसिड। 8th वन है बच्चों आपका H2S2O7, इसका नाम होता है ओलियम। जनरल नेम इसका क्या होगा? ओलियम, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि 2 मोल H2SO4 को ऐड करके H2O निकाला तो आपका कौन सा फॉर्म बनेगा? हमेशा पायरो फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? पायरो फॉर्म। मैंने आपको नाइट्रोजन में भी बताया था H3PO4 में। तो यहां पर आपका क्या आएगा? इसका नाम होगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड अगर इसका नाम होगा तो इसका कैसे होगा बच्चों? 2 को मिलाया और यहां से आपका एक OH इस तरीके से SOS लिंकेज हो जाएगा, ठीक है। SOS लिंकेज यहां पर क्रिएट होगा और यहां पर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6। इसको कहीं कहीं हम क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग एसिड के फॉर्म में ही बोलते हैं, फ्यूमिंग एसिड भी बोलते हैं इसको। कहीं कहीं हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूमिंग एसिड भी बोलते हैं। तो आई होप सो कि आपको सारे ऑक्सी एसिड्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर H2SO4 की प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड। देखो यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड तो H2SO4 का बच्चों आप लोगों को काफी है, काफी प्रिपरेशन मेथड है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे और कुछ भी प्रिपरेशन मेथड में आपको आगे जाके धीरे धीरे बताता जाऊंगा। तो आप लोगों को वहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, समझना। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड, अगर मैंने सल्फर को यहां पर H2SO4 के बारे में पढ़ते जो कि आपका क्या होता है बच्चों? किंग ऑफ केमिकल, क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। किंग ऑफ केमिकल बोलेंगे इसको, किंग ऑफ केमिकल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बच्चों? क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के साथ आपका रिएक्शन करता है।
तो सबसे पहला जो इसका प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन मेथड मैं आपको बता दूं, देखो सल्फर को अगर मैंने HNO3 के प्रेजेंस में या H2O2 के प्रेजेंस में किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा H2SO4। आपको पता है ना, सल्फर को अगर मैंने HNO3 मतलब कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3, मैंने लास्ट टाइम रिएक्शन कराया था कि अगर किसी की रिएक्शन HNO3 के साथ कराते तो वो अपने एक एसिड में कन्वर्ट आपका हो जाता है। तो सल्फर का HNO3 के साथ कराया तो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अगर HNO3 होगा तो NO2 आपका गैस रिलीज होगा, जो कि आपके कौन से कलर का होगा, रेड ब्राउन कलर का। इस चीज को आपको समझना है। दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। सेकंड प्रिपरेशन मेथड आपका कांटेक्ट प्रोसेस। देखो कांटेक्ट प्रोसेस, अब आपको समझ में आ जाएगा कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस से भी हम H2SO4 का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप वन इज दैट कि हमें SO2 का प्रिपरेशन करना है। तो सल्फर की रिएक्शन एयर के साथ कराते तो यहाँ से हमको SO2 प्रिपेयर कर लेते। ये तो सिंपल रिएक्शन थी, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले SO2 का प्रिपरेशन कर लिया। देन आपका स्टेप सेकंड आपका क्या होता है, SO2 की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ की तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड दिस इज SO3। ये दो। अब आपको पता है कि इसके लिए अकॉर्डिंग टू लीच अटेलियर प्रिंसिपल मुझको यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी और डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो अकॉर्डिंग टू लीच अटेलियर प्रिंसिपल HPLT मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, मतलब मैंने आपको बताया था ना हाई प्रेशर किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चों, आपके हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपको ये रिएक्शन अपने आप सॉल्व आपकी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बताता हूँ यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3। थर्ड स्टेप आपका क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, मतलब SO3 का मुझे एब्जॉर्प्शन कराना है। कैसे कराएंगे SO3 का एब्जॉर्प्शन, तो सिंपल SO3 को अगर मैंने H2SO4 में, सुनो SO3 को अगर मैंने डायरेक्टली H2O में ऐड किया तो अब आप लोगों के माइंड में आ जाएगा सर यही H2SO4 बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन काफी हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और ऐसा करने से आपका क्या होगा, वेसल एक्सप्लोड भी हो सकता है। तो इसीलिए काफी एक्सोथर्मिक होने की वजह से दिस इज अ रॉन्ग स्टेप, ये आपका गलत स्टेप है, ये स्टेप हम नहीं लेंगे, दिस इज अ रॉन्ग स्टेप, ये बात को ध्यान से समझो। तो आपका सही स्टेप क्या होगा, SO3 को फिर मैं H2SO4 के साथ ऐड करूंगा डायरेक्टली, तो क्या बनेगा H2S2O7, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ओलियम, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ओलियम। अब स्टेप 4 में क्या करूंगा, स्टेप 4 में यहां पर जैसे ही मेरे पास ओलियम आएगा, ओलियम की रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ कराया तो यहां पर 2 मोल H2SO4 मिल जाएगा। तो फर्स्ट 1 मोल यहां काम में आता जाएगा, रिसाइकलिंग प्रोसेस में 1 मोल H2SO4 में यहां काम में आता जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये तो सारे था रिएक्शन किससे रिलेटेड, H2SO4 से रिलेटेड। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि H2SO4 का एक और प्रिपरेशन मेथड है। ये तो 2 प्रिपरेशन मेथड हो गए। दिस प्रिपरेशन मेथड इज कॉल्ड व्हाट, कांटेक्ट प्रोसेस। और यहां पर ये वाली रिएक्शन तो मैंने 2 से 3 बार लिख दी है बच्चों अब आपके सामने, तो अब आपको ये वाली रिएक्शन याद होनी चाहिए। देखो कांटेक्ट प्रोसेस को हम इसी रिएक्शन से याद रखते हैं। मेनली बात यह है कि कांटेक्ट प्रोसेस को हम इसी रिएक्शन से ध्यान रखते हैं, और हम कांटेक्ट प्रोसेस में रिसाइकलिंग ऑफ H2SO4 भी आपका होता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। दीज आर द स्टेप फॉर कांटेक्ट प्रोसेस। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, लीड चैम्बर प्रोसेस, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस से बियॉन्ड है, लेकिन आपको कई बार पूछ सकता है, आपको रिएक्शन की वजह से मैं आपको लिखवा रहा हूं लीड चैम्बर प्रोसेस। क्या होता है लीड चैम्बर प्रोसेस बच्चों, लीड चैम्बर प्रोसेस में SO2 की रिएक्शन जब मैंने NO के साथ करा दी, किसके साथ करा दी, NO के साथ। अब बात को समझना, बस फर्स्ट जो रिएक्शन है वही डिफरेंट होगा, बाकी सारे सेम होंगे। SO2 की रिएक्शन जब मैंने NO के साथ करा दिया तो SO2 का क्या होता है, आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और इसका रिडक्शन करेगा तो रिडक्शन किस में करेगा बच्चों, NO का रिडक्शन आपका किसमें, सॉरी यहाँ पर NO2 होगा तो NO का रिडक्शन इसमें NO में कर देगा। नाउ अब यहाँ पर मुझे 2 चीज मिल गई, एक मिल गया SO3, एक मिल गया NO, ठीक है। अब देखो SO3 को अगर मैंने यहाँ पर SO3 को यहाँ पे समझना, SO3 को अगर मैंने H2O में
SO3 को H2H2O में डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो H2SO4 में करके हम यहाँ से H2S2O7 गेट कर सकते हैं। देन फर्दर इसकी रिएक्शन H2O में करा के 2 मोल ऑफ H2SO4, ये तो आपको पता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का अदर रिएक्शन है। और वहां पर मुझे जो NO मिला, NO की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करा दी तो मुझे NO2 मिल जाएगा। देन फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो HNO3 और HNO2 मिल जाएगा, और HNO2 फर्दर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3 में। तो ये HNO3 को भी प्रोड्यूस करता है लीड चैम्बर प्रोसेस, तो दोनों को प्रोड्यूस करने के काम आएगा लीड चैम्बर प्रोसेस। काफी अच्छा रिएक्शन है। थर्ड आपका फोर्थ जो प्रिपरेशन मेथड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, क्योंकि ये अक्सर रिएक्शन पूछ लेते हैं और ये ऑर्गेनिक में भी आपको याद आ जाएगा बच्चों। ऑर्गेनिक में भी हमने इस रिएजेंट का काफी यूज किया है, ठीक है। अब देखो फोर्थ Br2H2O, Br2H2O बोलो या फिर आप क्या बोलो Cl2H2O। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, HOBr मिलेगा। उसी का करते थे हम ऑर्गेनिक में यूज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, तो यहां पर HOCl का होगा। अब ये क्या करेगा, HOBr जब आपका SO2 के साथ जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, SO3 बना लेगा और यहां पर आपका HBr बना लेगा। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, HOCl जब आपका यहां पर SO2 के साथ जाएगा तो SO3 बना लेगा और HCl बना लेगा। सिमिलरली फिर आपको SO3 ऑब्टेन हो चुका है, फिर आपको क्या ऑब्टेन हो चुका है बच्चों, यहाँ पर SO3 ऑब्टेन हो चुका है। अब SO3 से आप जानते हो H2SO4 कैसे बनाना है, ठीक है। इसकी रिएक्शन H2SO4 में डाल के देन आफ्टर मैं यहाँ पर H2S2O7 बना लूंगा और फिर मैं इसकी H2O के साथ रिएक्शन करा के क्या कर दूंगा बच्चों, H2SO4 बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलरली मैं इसकी H2SO4 में डाल के यहाँ पर H2S2O7 बना लूंगा। और कई बार आपके सिलेबस में सीधा लिखा होगा SO3 + H2O, तो वो भी आप लोग इसको वैलिड मान लेना, ठीक है। वहां इसको वैलिड मान सकते हो 2H2SO4, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, SO3 + H2O कहाँ वैलिड नहीं मानेंगे, एक तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, बस लीड चैम्बर प्रोसेस में भी कहीं हद तक वैलिड मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपका SO3 मिलेगा वो आपका इम्प्योर रहेगा, और आपके लीड चैम्बर प्रोसेस से भी जो आपका SO3 मिलेगा वो आपका इम्प्योर रहने वाला है। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ H2SO4 को ऑब्टेन करने के लिए हम कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं बच्चों, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। तो ये तो होता है बच्चों आपका H2SO4 के बारे में, ठीक है। ये आपके किसके बारे में था बच्चों, H2SO4 के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। H2SO4 की प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, देखो H2SO4 इज डेंस, आपका डेंस होता है, डेंस ऑफ विस्कस लिक्विड, डेंस ऑफ विस्कस लिक्विड, ये आपका विस्कस लिक्विड भी होता है, ठीक है, विस्कस लिक्विड, डेंस ऑफ विस्कस लिक्विड, फ्रीज एट 285 केल्विन, फ्रीज at 285 Kelvin and boil at 611 Kelvin, ठीक है, boils at 611 Kelvin, ये बोल सकते हैं, boils at 611 Kelvin, ठीक है। तो यहां पर 611 केल्विन पे ये क्या होगा बच्चों, बॉइल्स होगा, ठीक है। अब ये तो पहला प्रॉपर्टी हुआ। सेकंड बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि विस्कोसिटी क्यों होगी, विस्कोसिटी क्यों होगी, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो ये हो गया S, ये हो गया O, ये हो गया OH, ये हो गया आपका OH। नाउ यहाँ पर S, यहाँ पर OH, यहाँ पर O, यहाँ पर OH। अब देखो क्या ये यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या ये H+ देने की कैपेबिलिटी रखता है, हाँ, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर है, तो ये इसको आपको दे सकता है, डोनेशन कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम क्या बोलते हैं, H2SO4 हैज अ विस्कस नेचर। H2SO4 का आपका लिक्विड क्या होता है, विस्कस इन नेचर। बात क्लियर है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विस्कस नेचर हम हमेशा एक्सप्लेन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फोर्थ, अब देखो थर्ड पॉइंट,
अगर मुझे डाइल्यूशन करना हो, डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 डन केयरफुली, डन केयरफुली। अब केयरफुली कैसे? अब देखो, अगर मैंने बीकर लिया, बीकर में मैंने H2SO4 लिया और इसमें वाटर ऐड कर रहा हूं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो ये तो बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है, ये एक्सप्लोसिव इन नेचर होगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा? उल्टा वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 ऐड करना पड़ेगा और इसको स्टेयर करता रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, इसको स्टेयर हमको करते रहने पड़ेंगे, तब ये आपका डाइल्यूशन होगा। अगर मैंने इसमें वाटर डाला तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लोसिव इन नेचर, एक्सप्लोसिव इन नेचर मतलब रिएक्शन की हीट अचानक बढ़ेगी, अचानक बढ़ने से आपका वेसल ब्लास्ट भी कर सकता है, मतलब वेसल टूट भी सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होगी बच्चों, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा क्या क्या आएगा बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा क्या क्या आएगा उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी है H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपका क्या होता है बच्चों? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H2SO4 को अगर मैं यहाँ पर H+ और HSO4 माइनस, ये रिवर्सिबल बोलो, अब HSO4 माइनस, यहाँ पर K1 HSO4 माइनस, यहाँ पर रिवर्सिबल H+ और SO4 माइनस माइनस, दिस इज व्हाट Ka2। Ka1 की वैल्यू काफी ज्यादा होगी किससे? Ka2 से। बात क्लियर है? Ka1 की वैल्यू काफी ज्यादा होगी Ka2 से। ठीक है, सिंपल बात है यहाँ पर। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है बच्चों, वही इंपॉर्टेंट बात है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं H2SO4 कैन फॉर्म बाइसल्फेट। बाइसल्फेट मतलब HSO4 भी बना सकता है, HSO4 माइनस, बाइसल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फेट दोनों बना सकता है। किसके साथ? मेटल के साथ। बात क्लियर है? मेटल के साथ ये क्या करेगा? H2SO4 बाइसल्फेट भी बना लेगा और सल्फेट दोनों बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन विद मेटल। अगर मैं मेटल के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा? जैसे मैंने जिंक के साथ रिएक्शन कराया H2SO4 का, तो क्या बनाएगा बच्चों? ZnSO4 और यहाँ पर H2 गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब आप पता है ना, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज करेगा। ये रिएक्शन आपको पता होगी। सेकंड रिएक्शन मैंने अगर बात किया यहाँ पर कैल्शियम की रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ कराई तो यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट और H2 गैस रिलीज होगी। लेकिन जब मैं फर्स्ट ए ग्रुप, बाइसल्फेट मैक्सिमम किसके साथ बनाएगा? फर्स्ट ए ग्रुप के साथ, फर्स्ट ए ग्रुप। और सेकेंड ए ग्रुप में कौन सा? बेरियम स्ट्रोंशियम के साथ बनाने की कैपेबिलिटी रखेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसको तो फिर भी हटा सकते हो, लेकिन फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मैक्सिमम, लिथियम को छोड़ के सबके साथ बना सकता है। ठीक है, थर्ड आपका क्या होगा? एक्सेप्ट लिथियम। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर Na के साथ जब भी आपका H2SO4 ऐड करेंगे तो आपका एक NaHSO3 भी बना सकता है और साथ में आपका H2O। और अगर मैंने इसी की रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करा दिया तो दोनों बनने की प्रोबेबिलिटी है Na2SO4, ये भी बना सकता है। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं हम लिखते हैं NaH2SO4 तो NaHSO3, कहीं कहीं हम लिखते हैं Na2SO4। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से रखो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्योंकि इसकी क्या होती है बच्चों? थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये आपका NaHSO3 भी बनाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। Na सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इन सबके बाइसल्फेट बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, थर्मली बहुत ज्यादा वो हीट करने पर ये आपके डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, अब इसी में रिएक्शन विद मेटल, अगर मैंने Ag, Au और प्लेटिनम मतलब नेटिव मेटल बोलो या फिर
नेटिव मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में अपने अकेले मिलते हैं, मतलब ये जो सारे जो एलिमेंट होते हैं वो अकेले होते हैं, ये किसी के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करा दी तो यहाँ पर नो रिएक्शन, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। तो ये तो था पहला केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सॉल्ट। रिएक्शन विद सॉल्ट, अब मैं सॉल्ट के साथ रिएक्शन आपको बड़ा ही इजी वे में बता देता हूँ, बहुत ही ज्यादा इजी वे में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल एसिड हमेशा वोलेटाइल एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल एसिड हमेशा किस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगा? वोलेटाइल एसिड में। मैं अभी बता रहा हूं आपको, इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नॉन वोलेटाइल एसिड, इसको रेड मार्कर से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नॉन वोलेटाइल एसिड आपका रिएक्शन करेगा मेटल सॉल्ट से, या फिर सॉल्ट लिख दो, सॉल्ट से, तो आपका क्या बना जाएगा? वोलेटाइल एसिड। अब देखो नॉन वोलेटाइल एसिड आपका कौन होता है बच्चों? आपका H2SO4। और वोलेटाइल कौन होता है? मैं आपको एग्जांपल लिखा देता हूँ, HNO3 हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। दीज आर व्हाट? वोलेटाइल एसिड, मतलब जो आपके वोलेटाइल हो सके, ठीक है। HF भी आपका वोलेटाइल एसिड बोल सकता हूँ बच्चों में, ठीक है, HF। दीज आर व्हाट? वोलेटाइल एसिड। अब देखो नॉन वोलेटाइल एसिड मतलब जैसे मैंने H2SO4, ये तो नॉन वोलेटाइल है, ये तो आपको जानते हो। इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊं? एक बार सॉल्ट मैंने ले लिया यहाँ पर NaCl का सॉल्ट ले लिया, तो यहाँ पर NaCl का सॉल्ट लाते ही क्या हो जाएगा बच्चों? Na2SO4 बन जाएगा, और ये वोलेटाइल एसिड क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। पहला बात क्लियर है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन CH3COONA के साथ करा दिया तो क्या बन जाएगा बच्चों? Na2SO4 बन जाएगा, और CH3COOH देख सकते हो आपका वोलेटाइल एसिड बन गया। नेक्स्ट, अगर मैंने इसकी रिएक्शन, आपको वोलेटाइल के बारे में उतना याद नहीं रखना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर मैंने इसकी रिएक्शन KNO3 के साथ करा दिया तो यहाँ पर K2SO4 बन जाएगा, और यहाँ पर HNO3 बन जाएगा, जो भी आपका वोलेटाइल होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर मैंने CaF2 के साथ करा दिया, किसके साथ करा दिया? CaF2 के साथ करा दिया, तो यहाँ पर Ca2SO4 बन जाएगा, और साथ में आपका HF बन जाएगा, जो भी आपका क्या हो जाएगा? वोलेटाइल होगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। मैं एक और रिएक्शन लिखा देता हूँ बच्चों आपको, CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? Ca2SO4, और यहाँ पर HCOOH 2 मोल बन जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ रिएक्शन इसकी होती है, ठीक है। अब समझो यहाँ पर H2SO4 यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 किसकी तरह यूज होता है बच्चों? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, H2SO4 कैन बी यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 कैन बी यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होगा। मतलब H2SO4 आपका क्या करेगा? मैंने आपको बताया था कौन सा वाला करेगा? कॉन्सेंट्रेशन वाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको डिहाइड्रेट कर देगा मॉलिक्यूल को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कई बार लिया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि CuSO4, यहाँ पर आपका 5H2O, ठीक है। अगर इसको मैंने H2SO4 में डाल दिया कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? CuSO4, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने C2H5OH की रिएक्शन, ये तो आप लोग जानते हो, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया तो यहाँ पर C2H4 और यहाँ पर आपका H2O बाहर निकल जाएगा, मतलब डिहाइड्रेट कर देगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में आपका अक्सर काम करता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट बात यह है कि थोड़ा सा इस चीज को, कि अगर कार्बन 2L मतलब केन शुगर है, ठीक है, केन शुगर को मैंने अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया तो यहां पर भी डिहाइड्रेट करेगा, तो ये कार्बन ब्लैक कलर के कार्बन में कन्वर्ट कर देगा। आपको लगेगा कि जला हुआ है, लेकिन ये ब्लैक कलर के कार्बन में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर देगा, और साथ में आपका H2O निकलेगा, ठीक है। तो दीज आर द रिएक्शन फॉरवर्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है H2SO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। H2SO4 एक्ट एज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी कितनी है, Sc+6 है, सबसे हाईएस्ट है। अभी अपने लोएस्ट में जाने की कोशिश करेगा, लोएस्ट में जाएगा तो अपने आप को रिड्यूस करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा तो ये किसकी तरह प्रॉपर्टी दिखाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो कार्बन जब भी आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 और यहाँ पर क्या बना लेगा बच्चों, आपका यहाँ पर आपका SO2 निकाल देगा। अब बात समझते हैं कि H2CO3 नॉट स्टेबल, सो दैट्स व्हाई इट विल बी कन्वर्ट इनटू H2O एंड CO2। नाउ सेकंड रिएक्शन NO2 की रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करवा दिया तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका SO2। अब HNO3 आपका फर्दर आपका N2O5, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, N2O5 प्लस H2O, तो इन दोनों का देखो HNO3 का एनहाइड्रस फॉर्म क्या होगा, N2O5, HNO3 का एनहाइड्रस फॉर्म क्या होगा, N2O5। इस चीज को ध्यान रखना, एनहाइड्रस फॉर्म मतलब सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर ही रख के चेक करो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसके यूज के बारे में बता देता हूँ, इसका यूज क्या होगा। सबसे पहले एज अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में इसका यूज होगा। अब देखो फर्टिलाइजर में कुछ अमाउंट में आपका सल्फर कंपाउंड भी होता है, फर्टिलाइजर में कुछ अमाउंट में आपका सल्फर कंपाउंड भी होगा। जैसे क्या बोल सकते हैं, एक होगा बच्चों आपका सुपर फॉस्फेट, एक क्या होगा बच्चों आपका सुपर फॉस्फेट होगा, ठीक है। सेकंड आपका क्या होगा बच्चों, सेकंड अमोनियम सल्फेट। इन सबको बनाने में, इन सब के प्रिपरेशन में आपका काम करेगा अमोनियम सल्फेट, इन सब के प्रिपरेशन मेथड में ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से समझो, ठीक है। ये आपका यूज था किसका, H2SO4 का यूज एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन डाई इंडस्ट्री में भी इसका यूज होगा, मतलब आपको पता ही है कि इन डाई इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होगा। थर्ड आप बोल सकते हो मेटलर्जी में भी इसका यूज होगा। मेटलर्जी में कैसे होगा, मेटलर्जी में एज अ इलेक्ट्रोलाइट इसका यूज होगा। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट में जब भी हम H2SO4 का यूज करते हैं वो हमेशा क्या होता है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। और डाइल्यूट H2SO4 आपका एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा, डाइल्यूट H2SO4 आपका एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आपको उम्मीद भी नहीं रखना है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ आप बता सकते हो। एसिडिक स्ट्रेंथ आप केवल और केवल किसका बता सकते हो, डाइल्यूट का, क्योंकि तभी तो वो आपका H+ आयन रिलीज करेगा, तभी तो वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान रखो डाइल्यूट का हम एसिडिक नेचर निकाल सकते हैं, हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोले कि एसिडिक है नहीं बोल सकते, हम किसको बोल सकते हैं, केवल और केवल डाइल्यूट H2SO4 को। इस चीज को आप पॉइंट करो, ठीक है। अब देखो ये आपके लैब रिएजेंट में भी काफी काम आता है, ठीक है। लैब रिएजेंट फोर्थ लिख सकते हैं, लैब रिएजेंट इंपॉर्टेंट आपका लैब रिएजेंट है, लैब में इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। फिफ्थ में बोल सकता हूं इसको आपके फिफ्थ बोल सकता हूं लेड स्टोरेज बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी में इसका यूज होगा, ठीक है। और सिक्स्थ में और भी इसमें बता सकते हैं बच्चों, इसमें हम बोल सकते हैं, अभी मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में लिया, तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था कुछ सिंपल रिएक्शन जो कि आपके H2SO4 से रिलेटेड था। आई होप सो कि आपको सारे रिएक्शन समझ में आई होगी, याद हो गई होगी, ठीक है। एक दो बार अगर आप करोगे तो आप लोगों को अच्छे से रिएक्शन सारी समझ में आ जाएगी, काफी इजी रिएक्शन है। तो ये तो था आपके H2SO4 और यहीं पर आपके ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट होती है बच्चों। नाउ अब हम चलेंगे नेक्स्ट फैमिली की और हैलोजन फैमिली के बारे में, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।